Hello students, welcome to the lecture series of Constitution of India, Law and Engineering। आज हम अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे द कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम और ट्राइब्यूनल्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला हमारा इसमें टॉपिक है आज का द कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। The judiciary is a system of courts which interpret and apply the law। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं कि जुडिशरी जो है हमारा वो एक सिस्टम है कोर्ट का या नेटवर्क है कोर्ट का जो लॉ को इंटरप्रेट करता है और लॉ को अप्लाई करने में हेल्प करता है। द रोल ऑफ द कोर्ट इज टू डिसाइड केसेस बाय डिटरमाइनिंग द रेलिवेंट फैक्ट एंड द रेलिवेंट लॉ। ठीक है, जो हमारा कोर्ट है उसका बेसिकली रोल क्या है? उनका बेसिकली रोल ये है कि जो भी उनके पास केसेस आते हैं, कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं, उनको वो डिसाइड करने का काम करता है, उनकी हियरिंग करता है और हियरिंग करने के बाद उसमें जजमेंट देता है ना? अपना डिसीजन देता है, निर्णय देता है। लेकिन उसके लिए वो किस तरह का केस आया उसमें देखते हैं कि रेलेवेंट लॉ कौन-सा है ना? कौन-सा सही फैक्ट उनके साथ बैठ रहा है, ठीक है? कौन से रूल एंड रेगुलेशन उस केस से रिलेट कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनका इंटरप्रिटेशन करके हियरिंग करके तब वो एक जजमेंट पे पहुंचता है कोर्ट और फिर वो उसी के बेस पे अपना डिसीजन या जजमेंट देता है। The Indian judiciary administers a common law system in which customs, security and legislation all codify the law of the land। जब हम अपने इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं, अपने इंडिया की न्यायपालिका की बात करते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, कस्टम्स का, सिक्योरिटी का, लेजिस्लेशन का, और ये कहीं ना कहीं सब मिलके हमें कहाँ ले जाते हैं? लॉ ऑफ लैंड की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक न्यायपालिका है, जो हमारा जुडिशरी है ना, वो सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं? वो डिसीजन देते हैं, वो जजमेंट देते हैं। अगर हम बात करें अपने इंडियन जुडिशियल लेवल की या जुडिशियल सिस्टम की जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम डिफरेंट लेवल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप इस फिगर में देखिए, इधर मेट्रोपॉलिटन लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन ट्राइब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल कोर्ट एंड लेबर कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट। ये डिफरेंट लेवल्स हैं कोर्ट के, या जुडिशियल सिस्टम को हम इतने लेवल्स में लोअर लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो जैसे सिटी लेवल पे अगर देखें, या जो बड़ी बड़ी सिटीज जिनको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, वहां पे मेट्रोपॉलिटन लेवल पे कोर्ट होते हैं, जैसे आपका सिटी सिविल कोर्ट हो गए, कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज हो गए, है ना? फिर सेशन कोर्ट हो गए, मेट्रोपॉलिटन एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जब हम बात करते हैं तो सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सिविल जज हो गए, क्लियर। फिर एक ट्राइब्यूनल का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें वेरियस ट्राइब्यूनल्स हमारे इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। तो डिफरेंट मैटर को लेकर डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। फिर इंडस्ट्रियल कोर्ट और लेबर कोर्ट होते हैं और फैमिली कोर्ट भी होते हैं। अब इन सब लेवल के ऊपर, ये जो जितने भी हमने डिफरेंट लेवल्स देखे, इन सब के ऊपर हमारा क्या होता है? हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट्स होते हैं, है ना? बेसिकली हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन अभी हम आगे जब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली कितने हाई कोर्ट्स हैं। और इन सब हाई कोर्ट के ऊपर हमारा जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और बाकी अदर जो कोर्ट्स होते हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से मैं कहूँ तो अंडर में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो रूल एंड रेगुलेशन तैयार करते हैं, जो भी जजमेंट देते हैं, बाकी के कोर्ट्स जो है इनको फॉलो करते हैं। तो अब हम जो भी हमारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया। District Court of India are the local district courts of the state governments in India for every district or for one or more district together, taking into account the number of cases, population, distribution in the district। जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा, ये लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब
क्राइटेरिया बेसिकली क्या रखते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट हो सकता है या 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ केसेस कितने हैं या पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए जा सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक बनाया जा सकता है ना? और अगर नंबर ऑफ केसेस कम है तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया जा सकता है। ऐसी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होगा, पॉपुलेशन कम है तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया जा सकता है। These courts administer justice in India at a district level. The highest court in each district is the district and session judge. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिकली जो केसेस आते हैं उनकी ये सुनवाई करते हैं, और जो एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट होता है ना, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन जज भी बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज is the principal court of original civil jurisdiction besides the high court of the state, and which derive its jurisdiction in civil matters primarily from the code of civil procedure. तो बेसिकली अगर हम देख लें तो हाई कोर्ट के बाद जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लोअर लेवल पे अगर देखें या सिटी लेवल पे देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होते हैं, और पर्टिकुलरली जो केसेस वगैरह कहीं से भी मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट पहले क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, वहां पे अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से तो फिर वो आगे चल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वन डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो इसको प्रिसाइड करते हैं है ना, वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंटमेंट करने का काम स्टेट गवर्नर का होता है। उसके लिए स्टेट गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उस स्टेट में जो हाई कोर्ट है उसके जो स्टेट चीफ जस्टिस होते हैं उनसे एडवाइस लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार जब हमारा कोरम पूरा नहीं होता है जजेस का तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि वर्कलोड जो है ना, उसको कंप्लीट किया जा सके। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़्यादा केसेस हैं, ज़्यादा वर्कलोड है, तो उस केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस का भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। ठीक है, तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है वो इट कैन हियर द ग्रीवेंस ऑफ द कंज्यूमर। ग्रीवेंस माने शिकायत, और कंज्यूमर मतलब कस्टमर हो गया है ना, तो कंज्यूमर या कस्टमर की शिकायत को सुनने के लिए इंस्टीट्यूशन जो बनाए जाते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम बोला जाता है। अब पूरी टर्म एक बार से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट हियर द ग्रीवेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ कंप्लेंट्स फर्म्स सेलर्स शॉप्स regarding the alleged mistake, unsatisfactory service, repair and maintenance against guarantees, warranties given, selling of defective products, accidents and damage caused by selling of unsafe products, and arrange for redressal of consumers grievance after finding out the truth. तो बेसिकली जो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होते हैं ये इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कंज्यूमर की शिकायत को सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आप मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं है ना, बिल के साथ लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आए, मोबाइल लेके आए, फिर उसमें लेने के आते ही कुछ टाइम में 1 महीने में 2 महीने में उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं है ना, और फिर आप कंपनी को बार बार शिकायत कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी शिकायत पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो क्या करें, इसमें हम परेशान होकर बैठ जाए? नहीं, उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं। वहां पे जाके हम अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, अपनी शिकायत डाल सकते हैं, और उसके बेस पे है ना, उस शिकायत के बेस पे हमारी जो सुनवाई है वो हो सकती है। ठीक है, और बेसिकली इसमें जैसे जो हमें रिपेयर और मेंटेनेंस दी जाती है, कोई भी हम प्रोडक्ट लेके जाते हैं उससे हम सेटिस्फाई नहीं है ना, जो वारंटी हमें दी गई है, जो गारंटी हमें दी गई है वो हमें नहीं मिल रही है, हमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंपनी के द्वारा बेच दिया जाता है ना, तो इस तरह की शिकायतों को लेके हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। और इसमें बेसिकली आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के लिए एक्ट भी बनाया गया है, और उस एक्ट में ये कहा गया है
sorry. Act also provides for establishment of consumer protection councils at the union, state and district level, whose main objective are to promote and protect the rights of consumer, redressal of consumer grievance and promotion of standard of goods and services. तो इस एक्ट के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का गठन किया जाएगा और जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करेंगे और कंज्यूमर की शिकायत सुनने का भी काम वो करेंगे। अगर हम इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली ये 3 टियर मैकेनिज्म है, 3 स्टेप्स इसके अंदर है ना। 3 स्टेजेस में हमें जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ऑप्शन मिल सकता है। वो हमारा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है और इसमें जो सुनवाई होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। तो तीनों लेवल हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या सिंपली डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये 3 लेवल पे हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट का 3 टियर मैकेनिज्म हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है। अब ये जो हम कंज्यूमर डिस्प्यूट की बात करते हैं, है ना, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट जब एक बार आपका कंज्यूमर फोरम में चला जाता है या डिस्ट्रिक्ट फोरम में चला जाता है तो वहां पर सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बेस पे जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है वो कंपनी को डिफरेंट तरीके से ऑर्डर कर सकता है ना। वो कंज्यूमर की शिकायत सुनेगा और उसके बेस पे डिसाइड करेगा कि अब एक तरह से मैं कहूँ कि वो कंपनी को किस तरह का ऑर्डर देगा या कंपनी के लिए एक तरह से किस तरह की पनिशमेंट होगी जिससे कि वो डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये वेरियस फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, तो इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। करेक्ट डेफिशिएंसीज इन द प्रोडक्ट टू व्हाट दे क्लेम। वो जो अपने प्रोडक्ट में क्लेम कर रही है कंपनी, अगर वो नहीं है या कोई डेफिशिएंसी आती है उससे रिलेटेड तो कंपनी उसको ठीक करे। जो भी रिपेयरिंग करे डिफेक्ट की वो फ्री ऑफ चार्जेस करे। प्रोडक्ट को रिप्लेस भी करवा सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। वो कंपनी को ये कह सकते हैं कि आपने जो है डिफेक्टेड पीस कस्टमर को दे दिया है, अब आप जो है सेम प्रोडक्ट या इससे सुपीरियर प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज कर दें, बदल दें, है ना, कस्टमर को, या जितना उन्होंने पैसा दिया है उसको पूरा रिफंड कर दें प्राइस का, है ना। अगर कोई डैमेज होता है, कोई कॉस्ट लगती है, इनकन्वीनियंस कॉज होती है तो कंपनी उसको पे करेगी, कंपनसेशन देगी। और डिसकंटिन्यू और नॉट रिपीट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसका मतलब ये हुआ कंपनी को ये भी इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि कंपनी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज कर रही है उसको रिपीट ना करे, है ना, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करे। नेक्स्ट है हमारे ट्राइब्यूनल्स। तो ट्राइब्यूनल्स बेसिकली हमारे क्वाजी जुडिशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। क्वाजी जुडिशनल का मतलब यह है कि नॉन जुडिशरी होते हैं लेकिन इनके पास ये पावर होती है कि ये केस को सुन के उसके बेस पे निर्णय दे सकते हैं। तो ट्राइब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन that is set up to deal with problems such as resolving administrative और tax related disputes। तो जब भी ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट आया था तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हुआ करते थे उनको सॉल्व करने के लिए इनको बनाया गया था। और बेसिकली इनके नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं लाइक एजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, डिटरमाइनिंग राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज, मेकिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, रिव्यूइंग एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, है ना। तो बेसिकली ये डिस्प्यूट को खत्म करवाने के लिए इनको बनाया जाता है। डिस्प्यूट खत्म करने में इनका रोल रहता है। जो भी दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है उनके राइट्स को ये देखते हैं। उसके बाद कोई भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकते हैं या कोई पहले से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दिया गया है तो उसको ये रिव्यू कर सकते हैं। अब ये जो ट्रिब्यूनल की टर्म है ये ट्रिब्यून से आई है ना। और ट्रिब्यून का मीनिंग होता है मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक, ठीक है। तो रोमन लैंग्वेज से बेसिकली लिया गया है। ट्राइब्यूनल इज रेफर टू एज ऑफिस ऑफ द ट्रिब्यून्स दैट इज अ रोमन ऑफिशियल अंडर द मोनार्की
and the republic with the function of protecting the citizen from arbitrary action by the aristocrat magistrate. जो उस टाइम पे एरिस्टोक्रेट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनके मनमाने एक्शन से प्रोटेक्ट करने, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ऑफिस ऑफ द ट्रिब्यून्स को अपॉइंट किया जाता था। एक तरह के रोमन ऑफिशियल हुआ करते थे। तो अगर हम अपने इंडिया में देखें तो अ ट्रिब्यूनल is any person or institution having an authority to judge, adjudicate on, or to determine claims or disputes whether or not it is called a tribunal in its title. तो बेसिकली ट्राइब्यूनल जो होता है इंस्टीट्यूशन हो सकता है या एक पर्सन हो सकता है, इनके पास अथॉरिटी होती है जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको जज कर सकते हैं और उनको सॉल्व करा सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ट्राइब्यूनल्स की नीड क्यों है ना? तो टू ओवरकम द सिचुएशन दैट अरोज ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस इन वेरियस कोर्ट्स, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग है ना? काफी टाइम से या तो पेंडिंग है या अगर उन पे सुनवाई हो भी रही है तो काफी टाइम से चल रही है, उसमें कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो उसके लिए बेसिकली डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल्स या अदर ट्राइब्यूनल्स फॉर्म किए गए हैं ताकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उनको सॉल्व किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। A tribunal were set up to reduce the workload of courts, to expedite decision, and to provide a forum which would be manned by lawyers and experts in the area falling under the jurisdiction of the tribunal. इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइब्यूनल्स को बेसिकली जो कोर्ट है उनके वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया है। जो भी केसेस चल रहे हैं उसमें जल्दी से जल्दी फैसला आ सके, है ना? और एक फोरम प्रोवाइड कर सके जिसके अंदर लॉयर्स तो होंगे ही होंगे, साथ में पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड एक्सपर्ट होंगे। अगर पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड एक्सपर्ट होंगे ट्राइब्यूनल के अंदर तो एक तो फैसला जल्दी तो आएगा ही, लेकिन साथ में जो फैसला आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, करेक्ट आएगा। तो ट्राइब्यूनल्स जनरली जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, टैक्स या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से लेके, है ना, इस तरह के जो अलग अलग मैटर्स होते हैं उनकी सुनवाई करते हैं और इन्हीं अलग अलग मैटर्स के लिए इनको बनाया जाता है। तो अगर हम ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो ट्राइब्यूनल्स वर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ट्राइब्यूनल्स का उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। जब 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में तब ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो बेसिकली दो आर्टिकल इसमें हम देखते हैं। आर्टिकल 323 ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से डील करता है ना? और आर्टिकल 323 बी जो है वो अदर मैटर से रिलेट करता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कैसे बनाए जाएंगे वो सब कुछ 323 ए आर्टिकल में गिवन है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को छोड़ के अगर कोई और मैटर है उसके लिए ट्राइब्यूनल बनना है तो उसके लिए आर्टिकल 323 बी है। अब ये अदर मैटर कौन कौन से इन्हें देख लेते हैं। अदर मैटर है टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, industrial and labor, land reform, ceiling on urban property, election to parliament and state legislature, food stuff, rent and tenancy rights, environment। ठीक है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनेगा तो 323 ए का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी अदर मैटर्स पे ट्राइब्यूनल बनेंगे तो उसके लिए आर्टिकल 323 बी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोनों आर्टिकल्स में हम डिफरेंस देख लेते हैं, आर्टिकल 323 ए में और आर्टिकल 323 बी में। तो जैसे एक डिफरेंस तो अभी हमने देख ही लिया, आर्टिकल 323 ए जो है वो पब्लिक सर्विस मैटर या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड बनाया जाता है और 323 बी जो होता है वो अदर मैटर से रिलेटेड बनाया जाता है, जो अभी हमने पीछे बहुत सारे मैटर्स को देखा। अब आर्टिकल 323 ए जो है इसमें जो ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे वो बेसिकली पार्लियामेंट के थ्रू बनाए जाते हैं और आर्टिकल 323 बी में
पार्लियामेंट के साथ साथ विधानसभा जो होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती हैं, वो भी किसी मैटर से रिलेटेड ट्राइब्यूनल को फॉर्म कर सकती है। आर्टिकल 323 ए की अगर हम बात करें, ओनली वन ट्राइब्यूनल फॉर द सेंटर एंड वन फॉर ईच स्टेट और टू और मोर स्टेट में बी एस्टेब्लिश। इसमें बेसिकली किसी मैटर को लेके एक ही ट्राइब्यूनल बनता है, लेकिन आर्टिकल 323 बी में क्या करते हैं, हेयरआर्की बनाते हैं, एक ट्राइब्यूनल उसके नीचे दूसरा ट्राइब्यूनल। इस तरह से हेयरआर्की में भी जो ट्राइब्यूनल बनते हैं वो आर्टिकल 323 बी में बनते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं जो हमारे इंडिया में है। तो जैसे अभी हम काफी देर से बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, है ना, देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। इसके अंडर हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को फॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 323 ए। अब इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये किस तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। इट adjudicates disputes and complaints with respect to recruitment and condition of service of persons, appointment to the public service and post in connection with the affair of the union and the states। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में हमारे पब्लिक सर्विस के अंदर जो लोग हैं उनकी ग्रीवेंस को सुनने के लिए इसको बनाया गया है, या उससे रिलेटेड जैसे कोई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या जो कंडीशंस है सर्विसेज की आगे चल के वो क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, तो उस तरह के मैटर को ये देखते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट है, बेसिकली ये 3 तरह के ट्राइब्यूनल बनाने के लिए कहता है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, स्टेट लेवल पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और 2 या 3 स्टेट को मिला के अगर ट्राइब्यूनल बनाना है तो उसके लिए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस एपेलेट ट्राइब्यूनल, कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल। ये सब जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के एग्जाम्पल है। फिर अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करते हैं तो बेसिकली ये उन एम्प्लॉयज के लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं या यूनियन टेरिटरी के किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इस तरह के ट्राइब्यूनल फॉर्म किए गए हैं। इसको सबसे पहले 1 नवंबर 1985 में बनाया गया था। इसमें टोटल जो ब्रांचेस बोले या बेंचेस बोले 17 रेगुलर बेंचेस हैं, बेसिकली 15 तो हाई कोर्ट के साथ ही हैं और बाकी 2 जो है एक जयपुर में एक लखनऊ में। ठीक है, इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल सिस्टम से भी हो सकते हैं या वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से भी हो सकते हैं, दोनों से ही होते हैं। ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करें तो उसके लिए 323 बी है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा को एक तरह से पावर देता है टू सेट अप ट्राइब्यूनल्स फॉर वेरियस मैटर्स लाइक लेवाई, असेसमेंट, कलेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द टैक्स मैटर कनेक्टेड। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, तो बेसिकली 2 स्टेट या 3 स्टेट के बीच में जब पानी को लेके विवाद हो जाता है ना, एक रिवर है वो 2 या 3 स्टेट से फ्लो करती हुई जा रही है और तीनों स्टेट आपस में कह रहे हैं कि नहीं इतना पानी हमें चाहिए, इतना पानी हमें चाहिए, तो एक डिस्प्यूट हो गया। इस तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए हमारे इंडिया में वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है। इसमें आपने कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में काफी सुना होगा, है ना। तो पानी को लेके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करवाने के लिए, उनको रिजॉल्व कराने के लिए इस तरह के ट्राइब्यूनल का गठन किया जाता है। फिर आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल है जिनको AFTV शॉर्ट में हम बोलते हैं, और इनका जो गठन है वो आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के अंडर किया जाता है, और इनको मिलिट्री ट्राइब्यूनल भी बोला जाता है। और ये बेसिकली क्या करते हैं,
disputes and complaints with respect to commission, appointments, enrollments, and condition of service in respect of person subjected to Army Act, Navy Act, Air Force Act. तीनों एक्ट इसके दायरे में आते हैं और इसमें जो भी हमारे मिलिट्री से रिलेटेड मतलब आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से रिलेटेड जो हमारे सोल्जर्स हैं, है ना, उनके कमीशन को लेके अगर कोई डिस्प्यूट है, अपॉइंटमेंट्स, सर्विस कंडीशंस को लेके, है ना, उनके सर्विस टर्म कितना होगा जिसको हम बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसे बोलते हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सीधा आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल में जाएगा और वहां इसकी सुनवाई होगी और उसके बेस पे कोई जजमेंट इनकी तरफ से आएगा। प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है और रीजनल बेंचेस की बात करें तो चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई और जयपुर में है। ठीक है। और हर एक बेंच के अंदर एक जुडिशियल मेंबर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं। मतलब जो बेंच में जितने भी मेंबर होंगे ना, है ना, वो जुडिशियल मेंबर भी हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी हो सकते हैं। अब जो जुडिशियल मेंबर होंगे वो तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स जो होंगे दे आर रिटायर्ड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्सेस से ही जो रिटायर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं। लेकिन आर्म्ड फोर्स के अंदर भी जो बेसिकली मेजर जनरल की पोस्ट या उससे हायर पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के फॉर्म में रखा जाता है। और लास्ट है इसमें हमारा एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है बेसिकली एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए इसको फॉर्म किया गया था, अभी भी ये काम कर रहा है। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो जो नेशनल एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 था हमारा, या नेशनल एनवायरनमेंट एपेलेट अथॉरिटी एक्ट था 1997 का, ये दोनों ही एक्ट बेसिकली क्या है जो इनएडुकेट साबित हो रहे थे क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और ये दोनों एक्ट जो हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो उसी कारण से एक एनजीटी का गठन किया गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन किया गया और इट वाज फॉर्म्ड एज अ स्पेशल फास्ट ट्रैक। स्पेशल फास्ट ट्रैक का मतलब है ये तेज गति से फैसलों पे अपना जजमेंट देगा, comprising of judges and environment expert to ensure expeditious disposal of cases। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अंदर बेसिकली जजेस होंगे और एनवायरमेंट एक्सपर्ट होंगे। एनवायरमेंट एक्सपर्ट होंगे तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस है उनकी जो भी सुनवाई होगी, उनके ऊपर जो भी निर्णय निर्णय आएगा, है ना, वो बहुत जल्दी आएगा। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज सेट अप फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो एनजीटी को बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए या और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए सेट किया गया था। The tribunal is mandated to make an endeavor for disposal of application or appeals finally within 6 months। देखिए कितनी जल्दी केसेस की सुनवाई करने के लिए इनको कहा गया है। इनके लिए जो टाइम रखा गया है वो 6 मंथ का रखा गया है कि अगर इनके पास कोई केस फाइल होता है तो उस डेट से अगले 6 मंथ के अंदर ये उसका एक तरह निपटारा कर दें, है ना, उसकी सुनवाई कर लें और उस पर अपना जजमेंट दे दें। तो जो प्रिंसिपल सिटिंग है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जो इसकी बेंचेस हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए बना गया है। तो ट्राइब्यूनल्स बेसिकली हमारे डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स को लेके बनाए जाते हैं। इसमें उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन जब ये अपना निर्णय दे देते हैं, है ना, जिन भी पार्टी के बीच में भी अगर डिस्प्यूट है, केस की सुनवाई करते हैं, निर्णय देते हैं अपना। लेकिन अगर किसी पार्टी को ये लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है या उसके फेवर का कोई जजमेंट नहीं आया है ना, तो आगे चल के वो ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।